भाई साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, इतिहास गवाह है कि इंसान ने अपने शारीरिक बल पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी लड़ाइयां जीती गई हैं मानसिक बल से। मानसिक बल इंसान को मिला ईश्वर का वो वरदान है जिसके दम पर इंसान तूफानों से भी लड़ जाता है। आज केबीसी कर्मवीर में हम एक इंसान के मानसिक साहस का अद्भुत उदाहरण इस मंच पर देखेंगे। केबीसी कर्मवीर नवीन गुलिया ने न केवल अपने मनोबल से अपनी मजबूरी को मजबूती में बदला है, बल्कि अपने आसपास के लोगों की कमजोरियों को भी ताकत में बदल दिया। अपने कर्मवीर से मुलाकात और बातचीत का जो सिलसिला है वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए खेल शुरू करते हैं। मानसिक साहस की एक और मिसाल बालाजी सौदागर माणे जी के साथ। माणे जी हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। ये लातूर महाराष्ट्र से आए हैं और ये फ्लेक्स और बैनर को चिपकाने का काम करते हैं। जिनके सपने ऊंचे होते हैं और मस्त होते हैं, उनकी संघर्ष भी बहुत जबरदस्त होता है। मैं बड़े बड़े बैनर, फ्लेक्स, प्रिंटिंग, वो पेस्टिंग का काम करता हूँ। आपको डर नहीं लगता? ऊंचाई से बहुत डर लगता था सर मुझे। आपको घर का खर्चा, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना होगा तो कुछ तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। महीने भर की आपकी कमाई जो है वो 8,000 रुपए की। पिछले 10-15 मिनटों में 80,000 रुपए कमा लिए हैं। 10-15 मिनट यहाँ लग रहा है आपको, यहाँ आना आसान नहीं है। देवियों सज्जनों, एक बार फिर जोरदार तालियां बालाजी सौदागर माणे जी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जितने भी दर्शक आज इस गेम को देख रहे हैं, कि हमें बड़ा आदर महसूस होता है बालाजी जैसे इंसान के सामने बैठकर। ये न जाने कितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं, और जो प्लास्टिक के बैनर आप देखते हैं दीवारों पर, तो ये इनके कार्य से वो जितने भी बैनर हैं 40-50 फुट की ऊंचाई पर, ये उसे जाकर के चिपकाते हैं स्वयं। ये दफ्तर में भी काम कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उनको 7,000 रुपये प्रति माह इनकी तनख्वाह थी। इन्होंने कहा कि अगर हम बाहर जाके चिपकाने का काम करेंगे तो 1,000 रुपये और मिलेगा। उस 1,000 रुपये को कमाने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया, और आज 8,000 रुपये प्रति माह इनकी तनख्वाह है। लेकिन माणे जी, आपने यहाँ पर कुछ मिनटों में कल 80,000 रुपये जीत लिए थे। बहुत बहुत बधाई आपको। हम आपको बता दें कि आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आज तक की डेप्यूटी एडिटर हैं नेहा बाथम जी। नेहा जी, एक बार फिर आपको प्रणाम करते हैं और स्वागत आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। धन्यवाद अमिताभ जी। बालाजी के तो नाम में ही भगवान है, इन्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। उन्हीं भगवान का नाम लें और हो जाइए शुरू। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। खेल शुरू करने से पहले भाई साहब, पोस्टर जो है हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। कैन वी सी दैट पोस्टर प्लीज? भाई साहब, ये जो आप पोस्टर है ना, ये तो बनाते हैं, चिपकाते भी हैं। दफ्तर में बैठ करके आप मनगढ़ंत अपना भी पोस्टर बना देते हैं। ये एक्चुअली ये है भाई साहब। ऊपर क्या लिखा है पढ़ो ना। ऊपर क्या लिखा है पढ़िए आप। आज कुछ धमाका करते हैं। हाँ, आज कुछ धमाका करते हैं। लग रहा है कि आप धमाका कर रहे हैं। एक और है क्या हमारे पास अच्छा सा कोई? ये देखिए, ये क्या लिखा है उसके ऊपर? बालाजी माने मेरा नाम। बालाजी माने आपका नाम लिखा है। देख रहे हैं, एकदम लग रहा है हीरो जैसे बैठे हैं। फटफटिया पीछे रखी है, पीछे दीवार है बहुत सारी। फटफटिया नहीं है, वो पोस्टर भी है। तस्वीर है वो बुलेट की। हाँ मालूम है, तस्वीर है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन है तो फटफटिया है। मुझे लगा आपको बुलेट लगी है मेरी। वो जो चलती ना फट 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 आवाज करती, इसलिए तो उसका नाम फटफटिया पड़ गया। हम जहाँ से आते हैं ना, उत्तर प्रदेश से, वहाँ फटफटिया बोलते हैं, आप इसको बुलेट बोलते हैं। मुझे लगा आपको लगा कि मेरी बुलेट है, ऐसा लगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आपके पास बुलेट क्या, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी भी हो साथ साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो अपनी शिक्षा के साथ साथ आप ये काम भी करते रहते हैं, बहुत अच्छा क्रिएटिव काम है। जिस दुकान में काम करता हूँ ना, वहाँ पे डिजाइनिंग का काम चलता है। हाँ, बहुत अच्छा। और मालिक अगर खाना खाने दोपहर में 2 घंटे गए, वो टाइम पे कंप्यूटर पे बैठते हैं।
तो आज का खेल हम शुरू करते हैं बालाजी। कल जब आपके साथ हम खेल रहे थे तो 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था आपने, 80,000 रुपए जीत गए हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है आज के इस खेल का पहला प्रश्न, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी बालाजी, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है जो दुनिया का एकमात्र ध्वज है जो 4 कोणों वाला नहीं है? Which country's flag is this? The world's only non-quadrilateral national flag. आपको एक छवि दिखाएंगे हम, उसके बाद आपके सामने विकल्प रखें। Can we have the image, please? देख लिया, ध्यान में आ गया आपके। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए भूटान, बी मंगोलिया, सी तुर्कमेनिस्तान या डी नेपाल। तीस सेकंड बचे हैं। लाइफ लाइन लेंगे सर। शांत हो जाए घड़े मान जी, एक और लाइफ लाइन लेंगे बालाजी। 2 बची हैं आपके पास। फ्लिप द क्वेश्चन। एक्सपर्ट चॉइस है जी, एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। ओके कमेंट महाशय, एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफ लाइन जो है उसको अंकित कीजिए। और नेहा जी, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई। आपने छवि तो देख ली होगी। ये किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है जो दुनिया का एकमात्र ध्वज है जो 4 कोणों वाला नहीं है? ऑप्शंस आपको बता रहा हूं, ए भूटान, बी मंगोलिया, सी तुर्कमेनिस्तान या डी नेपाल। जी इसका आंसर डी है, हमारा पड़ोसी देश नेपाल। और इनका ध्वज अपने आप में इसलिए यूनिक है क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल हैं और बाकी दुनिया भर के जितने भी फ्लैग्स हैं वो क्वाड्रेंगल होते हैं, यानी कि उनके 4 कोने होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक आप सन की इमेज देख पाएंगे, एक मून की इमेज देख पाएंगे और एक ब्लू आउटलाइन के अंदर रेड कलर का फ्लैग है। डी ऑप्शन है नेपाल। श्योर है ना मैडम? वो कह रहे हैं आप श्योर हैं कि नहीं? बिल्कुल श्योर हूं। थैंक यू मैडम। लॉक कर दिया जाए। नमस्कार किया इन्होंने, आपको धन्यवाद दिया। वो कह रहे हैं लॉक कर दें, क्या करेंगे? एक्सपर्ट के साथ जाएंगे। नेपाल एक्सपर्ट, हाँ ताला लगा दें। नेपाल लॉक करें। डी नेपाल पे ताला लगाया जाए। नेहा जी आप बिल्कुल सही हैं, 1,60,000 रुपए जितवा दिया। एक बार फिर धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। द फ्लैग अडॉप्टेड इन 1962 1962 में borrows its basic design from the original design which has been in use for centuries. ये जो है ना झंडा, ये इनका ध्वज, ये पौराणिक जमाने से भी चला आ रहा है इसी तरह। और ये एकमात्र ध्वज है जो क्वाड्रेंगल नहीं है, 4 कोने वाला नहीं है। ओके अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। और केवल एक ही लाइफलाइन बची है आपके पास। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। हम चाह रहे हैं कि जो आपने अपने दिल में मंशा बना के आए थे आप कि आप 25 लाख रुपए अवश्य जीतेंगे, हम चाहते हैं कि आप वहां पहुंच जाएं। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, केवल एक लाइफलाइन आपके स्क्रीन के ऊपर। बालाजी ये रहा। इनमें से कौन सा लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं है? Which of these fighter aircrafts is not a part of the Indian Air Force? और आपके ऑप्शंस ये हैं, ए F-16, बी MiG-21, सी MiG-29, डी सुखोई Su-30 या Su-30। Which of these aircraft is not a part of the Indian Air Force? इनमें से कौन सा लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं है? F-16 ए F-16 F-16 श्योर है? और फाइनल उत्तर आपका? लॉक कीजिए। लॉक कर दिया जाए? लॉक कीजिए।
कंप्यूटर महाशय ये F-16 को ताला लगाया जाए। कुछ समय लगा आपको सोचने में। पहले श्योर हुआ सर, मैं पहले श्योर है? हाँ, पहले क्या वजह है पढ़ा आपको हुआ sure है, होने की? पढ़ा हुआ है। पहले बाकी के सब ऑप्शन देगा, F-16 तो पढ़े थे, ऐसा मुझे लगा था यही है, क्योंकि ये बाहर देश आपको का लगा है। कि यही है? जो आपको लगा वह बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं बालाजी, और एक चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 रुपए। आपको ये चेक देकर के मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। $3,20,000 रुपए बालाजी माने साहब, आपकी हर माह जो तनख्वाह है वो 8,000 रुपए। 40 महीने की तनख्वाह है सर। 3 साल 4 महीने लगेंगे आपको 3,20,000 रुपए कमाने में। आज आपने यहां पर इस हॉट सीट पर बैठकर यह कमा लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार। थैंक यू सर। तो उत्तर में मैं आपको बता दूं, आपने बताया F-16 IAF में यानी इंडियन एयरफोर्स में मिग और सुखोई विमान हैं, लेकिन कोई भी F-16 नहीं है। पाकिस्तान वायुसेना के पास F-16 विमान है। अमेरिका से खरीदी किया है जी। मिग और सुखोई रूसी मूल के हैं, F-16 अमेरिकी मूल के। F का अर्थ है फाइटर और 16 सीरीज 16। ऑलराइट बालाजी, अब आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए, और आपकी जो श्रीमती जी हैं बहुत चुपचाप बैठी हुई हैं वहां पर, कुछ बोल ही नहीं रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, जितने लोग आते हैं सब यही कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अभी 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं पति देव ने, तो अच्छा तो लगेगा ही आपको। क्या कीजिएगा? ये पैसा उनको देंगे आप? हाँ, नहीं, माता जी के हाथ में दूंगा सर। माता जी के हाथ में देंगे। वाह क्या बात है। माता जी से थोड़ा बहुत मांग लीजिएगा आप। हाँ, ओके। ऑलराइट बालाजी, यहां पर देखिए हमारा जो 7 करोड़ रुपए का कोटि का प्रश्न होता है उसका द्वार खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए, और यहां से अब समय ही समय आपके पास कोई पाबंदी नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो 11वां प्रश्न 6:40 का, इसे खेलिएगा जरूर, आप लीस्ट रिस्क पे हैं। एक लाइफलाइन बची हुई है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास के एक नाटक के अनुसार राजा अग्निमित्र को किस सुंदर युवती से प्रेम हो जाता है? इन द प्ले बाय पोएट कालिदास, किंग अग्निमित्र फॉल्स इन लव विद विच ब्यूटिफुल मेडन? ऑप्शन सुनिए। ए मेनका, बी मालविका, सी मीनाक्षी, या डी मालती? बी मालविका लग एक रहा है। लाइफलाइन है आपके पास, फ्लिप द क्वेश्चन, यानी प्रश्न को आप बदल सकते हैं। सही उत्तर आपको देंगे 6:40। खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अगर खेलें तो जीते भी। क्या उत्तर दे रहे थे आप? बी मालविका लग रहा है। बी मालविका। क्या करना चाहेंगे? श्योर नहीं है, लॉक कर दीजिए सर, बी मालविका। बी मालविका टेस्ट रिस्क पे खेलेंगे। फाइनल उत्तर आपका? कमिश्नर महाशय, बहुत सोच समझ के बाद बालाजी कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी मालविका। आप कह रहे थे कि आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। आपके पास एक बची हुई लाइफलाइन थी, यदि उसका इस्तेमाल करते तो शायद पता नहीं क्या होता। मालविका बालाजी सही जवाब।
वेल प्लेड, क्या बात है, बहुत खूब। नाटक मालविका अग्निमित्र, जिसका अर्थ है मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र विदिशा के राजा, मालविका रानी धारणी की दासी, जिसके बाद में एक राजकुमारी होने का पता चलता है। बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कैसे आपको इसका उत्तर मालूम था? सुना हुआ लगा सर, और तो बोलते नहीं क्या, जो नहीं है वो भी समझ में आ गया तो क्या है ऐसा अंदाज लगा सकते हैं अपन। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं तो ये है। अच्छा, ऐसा करके। पर ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं कैसे आपको आ गया कि ये नहीं है? पढ़ा हुआ है सर, ये पढ़ा हुआ था हाँ, आपने? पढ़ा हुआ है। आपने कहा था कि आप केवल 12 क्लास तक आप शिक्षित हैं, लेकिन आपने अपनी शिक्षा जो प्राप्त की, आपने कहा था कि आप बहुत सारे अखबार पढ़ते हैं, किताबें। स्कूल में और कॉलेज में जाने से ही शिक्षा नहीं होती सर। आप चीन आदमी से भी पढ़ सकते हैं कुछ। अब आपके साथ, आपके पास आकर आपसे भी कुछ तो सीखने को मिलता है सर। और मुझसे कान पे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे मुझसे, मैं बता रहा हूँ। सब सीखते हैं सर। हम किसी भी आदमी से, कौन छोटा भी आदमी हो, बड़ा भी आदमी हो, उससे भी कुछ सीख सकते हैं सर। पिताजी से? पिताजी से तो शिक्षा प्राप्त की है सर हमने। कैसा लग रहा है आपको पिताजी? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। पुत्र आपके अच्छा खेल रहे हैं कि नहीं? अच्छा खेल रहे हैं। ओके। आप भारतीय सेना में थे? इन्फेंट्री, मराठा इन्फेंट्री में था। इन्फेंट्री में थे आप? हाँ आप हवलदार थे? हाँ। गर्व है हमें आप पर। आप लोग हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। 65 और 71 लड़ाई किया हैं? 65 और 71 के वॉर में थे। 65 और 71 के युद्ध में भी थे आप? हाँ, मावा। बहुत बहुत आदर सम्मान करते हैं हम आपका। ऑलराइट बालाजी, गेम को आगे बढ़ाएंगे। अब अगला प्रश्न आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्मा के अंतिम राजा का नाम क्या था, जिन्होंने अपने आखिरी दिन महाराष्ट्र में काटे थे? What was the name of the last king of Burma who spent his last days in Maharashtra? समझ में आ गया प्रश्न? आपके सामने अब मैं विकल्प रखता हूं। ए मिंडन, बी थीबो, सी थालुन या डी नराथु। श्योर नहीं है। कहीं पढ़ा नहीं है सर ये। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे। लाइफ लाइन लेंगे, सही उत्तर नहीं। लेकिन अगर ये लाइफ लाइन लिया तो बाद में क्विट कर सकते हैं? क्विट तो आप कभी भी कर सकते हैं। नहीं, लाइफ लाइन लेने के बाद। लाइफ लाइन लेने के बाद भी आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। क्या करना चाहेंगे? लाइफ लाइन? लाइफ। तो आपके पास जो बची हुई लाइफ लाइन है वो है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट। इसको अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ये लाइफ लाइन अब अंकित हो गई है। हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक को चुनिए। नराथु, डी नराथु। नराथु। कम्युनर महाशय, डी नराथु पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता। सही उत्तर है थीबो। सोच रहे थे आप इनके बारे में? दोनों में कंफ्यूजन था। ये था आपके मन के अंदर? दोनों में कंफ्यूजन था। लेकिन रत्नागिरी में थीबो एक महल है शायद। 1885 में अंग्रेजों से हारने के बाद बर्मा, अब जिसे हम म्यांमार कहते हैं, के 27 वर्षीय राजा को वर्तमान महाराष्ट्र में रत्नागिरी में निर्वासित कर दिया गया था। और रत्नागिरी में इसी नाम से एक पैलेस भी है। ऑलराइट, तो अब जैसा कि आपने कहा था, इस प्रश्न को हम हटा देंगे और जो 11 विषय हैं उनकी एक सूची है हमारे पास यहाँ। इनमें से हमने कहा था कि किसी एक विषय को आपको चुनना है और आपने चुना क्या? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना। ठीक है, अब इसी के आधार पर यह अगला प्रश्न डाला जाएगा। तो कंप्यूटर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए
और करंट अफेयर्स के ऊपर जो अगला प्रश्न है, फ्लिप द क्वेश्चन, उसे हमारे सामने पेश कीजिए। और ये प्रश्न है, मोहम्मद बिन सलमान जो फरवरी 2019 में भारत दौरे पर आए थे, किस देश के क्राउन प्रिंस हैं? मोहम्मद बिन सलमान, who visited India in February 2019, is the crown prince of which country? A. Jordan. B. Qatar. C. Saudi Arabia. D. Malaysia. सी सऊदी अरेबिया सर। श्योर? श्योर सर। फाइनल उत्तर आपका? क्या किया जाए? लॉक किया जाए सर। सऊदी अरेबिया सही पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। पता था। पता था आपको? 1250 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस होने के अलावा उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी हैं। इनके पिता का नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज है, जो वर्तमान में सऊदी अरब के राजा हैं। माणे जी, बहुत बहुत बधाई हम देना चाह रहे हैं आपको। और अगला प्रश्न जो है वो आपको दे सकता है 25 लाख रुपए। कहीं ना कहीं आपने अपने वीडियो में कहा था कि मैं 25 लाख रुपए तो अवश्य जीत के जाऊंगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ माने जी। लेकिन ध्यान रहे, अब कोई भी लाइफलाइन नहीं बची। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। बालाजी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस इंजीनियरिंग कंपनी का नाम 1938 में डेयरी उपकरण बेचने के लिए बॉम्बे आए दो डेनिश उद्यमियों के नाम पर रखा गया था? Which engineering company is named after two Danish entrepreneurs who came to Bombay in 1938 to sell dairy equipment? आपके सामने ऑप्शंस है ये: A. Palmer B. Larsen and Toubro, C. Procter and Gamble, या D. Jessup and Company. कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास बालाजी। गेस वर्क यहां नहीं चलेगा। जीती हुई रकम आपकी 1250। हम नहीं चाहते कि आप इसे खोएं, लेकिन अगर आपको इसका सही उत्तर मिल गया तो 25 लाख रुपए आप जीत जाएंगे। किस इंजीनियरिंग कंपनी का नाम 1938 में डेयरी उपकरण बेचने के लिए बॉम्बे आए दो डेनिश उद्यमियों के नाम पर रखा गया? क्विट करना चाहूंगा। क्विट नहीं आ रहा? क्विट करूंगा। नहीं, कहीं भी अनुमान नहीं लग रहा आपका? नहीं, लेकिन अनुमान लगाने से कुछ फायदा नहीं सर। अभी डायरेक्ट 3,20,000 रुपये आएंगे। अनुमान लगाने से फायदा नहीं। अनुमान लगाने वो बाद में बोलूंगा ना आपको उसका आंसर। क्या करना चाहेंगे? क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे? क्विट करेंगे। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे? हाँ सर। ऑलराइट। कबीर महाशय, बालाजी सौदागर माणे आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करेंगे। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। बहुत बहुत बधाई आपको बालाजी, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं और डिजिटली ये ट्रांसफर हो जाता है आपके अकाउंट में। देवियों सज्जनों, ये इनकी जो जीती हुई धनराशि है हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे ताकि ये तुरंत इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए। ये बटन दबाया, ये आ गया नाम। अब ट्रांसफर बटन दबाएंगे। 12,50,123। ठीक है, कंफर्म किया और ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में डिजिटली पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। किसी एक को चुन करके बताइए। बी, लार्सन एंड टूब्रो।
कम्युनर महाशय, लार्सन एंड टूब्रो बी पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। मान्यवर, ये सही होता। मैं बोला ना आपको, बाद में बोलता हूँ बोल के। दो गलतियां कर दी आज आपने, एक कल की थी, एक अभी कर दी। कल आप जो है वार नहीं गिन मुझे सके, पता था लेकिन वो कंफर्म नहीं था सर। लेकिन आप बहुत बढ़िया खेले हैं लार्सन एंड टूब्रो। और आपने सही वक्त पर सही लाइफलाइन को उपयोग किया और उत्तर दिया, वो बहुत ही सुंदर रहा। लार्सन एंड टूब्रो सही नाम है। शुरुआती दौर में इस कंपनी ने डेनमार्क के दुग्ध उपकरणों के निर्माताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य प्रारंभ किया, परंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने व आयात पर प्रतिबंध लगने पर दोनों ने एक छोटी सी वर्कशॉप की। युद्ध समय में जहाजों की मरम्मत की मांग ने L&T को एक नया अवसर दिया। लार्सन एंड टूब्रो, हेनिंग होल्क लार्सन और सोरेन क्रिस्टियान टूब्रो ने यह कंपनी स्थापित की थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं हम, थैंक यू सर। बधाई देते हैं। थैंक यू। और आपसे विदाई लेने से पहले हम विदाई लेना चाहते हैं हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं नेहा बाथम जी से। नेहा जी नमस्कार, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका भी, और बालाजी को बहुत बहुत बधाई 12.5 लाख रुपए जीतने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जाने से पहले एक तस्वीर लेंगे हम आपके साथ, और मैं चाहूंगा कि आपकी पत्नी आकर के हमारी एक फोटो ले लें। नहीं नहीं, वो मित्र आएंगे। मित्र हैं? मित्र आपके मित्र आएंगे? अच्छा, क्यों पत्नी को क्यों नहीं बुला रहे हैं? नहीं, उनको बताया वाला है ना मित्र को। अच्छा, बताया हुआ कैसे है। निकलना है फोटो वगैरह बताया। ऐसे कोई बात तो नहीं ना, पत्नी ना आए ऐसे? नहीं, वैसा नहीं। बहुत बहुत बधाई भाई साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। ये जो 12,50,000 आपने जीते हैं, बहुत अच्छा। खुशकिस्मती सर कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ हमने खेल खेला। बहुत बहुत धन्यवाद, बिग हैंड। थैंक यू सर। थैंक यू। देवियों और सज्जनों, अक्सर हमारे कार्यक्रम के इस विशेष भाग में जो कर्मवीर आते हैं वो इतनी सादगी से जिंदगी का इतना कठिन पाठ पढ़ा जाते हैं कि हैरत होती है हमें इनकी सोच, इनके सेवा भाव, समर्पण और सबसे ज्यादा इनकी सकारात्मक विचारधारा पर हैरत होती है कि कैसे कोई चुनौतियों के आगे विचलित नहीं हो सकता, कैसे कोई मुश्किलों में कमजोर नहीं हो सकता, कैसे कोई अपनी नाकामियों से निराश नहीं हो सकता। और शायद यही तो वो खूबी है जो इन्हें एक आम इंसान से कर्मवीर बनाती है, और यही खूबी है हमारे आज के कर्मवीर नवीन गुलिया में। हरियाणा के बरहाना गांव में लड़कों की संख्या के मुकाबले लड़कियों की संख्या बहुत ही कम स्तर पर है, और इसका कारण है वहां की सोच। एक ऐसी सोच जो बेटा और बेटी में फर्क करती। नवीन ने न केवल इस सोच में बदलाव लाने की कोशिश की, बल्कि वहां के जरूरतमंद बच्चों के लिए सम्मान और हक से जीने का माहौल भी पैदा कर दिया। इन बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना या खड़े होने सिखाने वाले नवीन, देवियों और सज्जनों, खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, वो चल नहीं सकते। एक हादसे ने इनको व्हील चेयर से तो बांध दिया, और इनके हौसले को नहीं, इनके नेक इरादों को नहीं, और इनके हर हाल में विश्वास के साथ खड़े रहने और अड़े रहने के जुनून को नहीं। लिम्का बुक पीपल ऑफ द ईयर 2005, चीफ ऑफ आर्मी कमेंडेशन 2005 और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा 2007 में प्रेसिडेंट्स नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से सम्मानित श्री नवीन गुलिया का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। Thumbs up, come.
देखो सज्जनों, नवीन जी मेरे सामने विराजमान, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है नवीन जी कि आज आप हमारे साथ हैं। आप हम सब के लिए एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और इतना नेक काम आपने किया है और करते रहे हैं। आपसे बहुत सारी बातें हमने सीखनी है, जाननी है, लेकिन सबसे पहले अदा, ADAA, ये आपकी संस्था का नाम है, क्या है इसका पूरा विश्लेषण? इसका फुल फॉर्म है अपनी दुनिया अपना आशियाना, क्योंकि हम अपने घर को अपना घर समझते हैं, इस संसार को अपना घर नहीं समझते। हम अपने बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं, लेकिन वो सड़क पे भीख मांग रहे बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझते। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अगर मैं उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझ सकता तो फिर मैं इंसान नहीं। तो मैं पूरे विश्व को अपना घर समझता हूँ और यही हम सबको समझना चाहिए। बहुत खूब है, बहुत अच्छी विचारधारा आपकी। बरहाना में ही आपने ये काम क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया? मैं गांधी का बहुत मानने वाला हूँ जी। गांधी भगत सिंह दोनों पे मैंने लिखा है, दोनों एक ही थे। और हम अपने आप को गांधी का देश कहते हैं, लेकिन ये शब्दों की जमा खर्च से कुछ नहीं होगा। गांधी का सिद्धांत था कि गांव में वही सुविधाएं उपलब्ध हों जो शहर में हो, गांव की वही परिस्थिति हो जो शहर में हो। मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि शहर में काम करो, मीडिया कवर करेगा, कॉर्पोरेट हेल्प करेगा। मैंने बोला नहीं, मैं गांव में जाके काम करूंगा। गांधी ने भी डांडी में गए, चंपारण में गए, खेड़ा में गए, मैं भी गांव में गया। तो मैंने वो समय निकाला। सोशल मीडिया तो अभी आया तो विजिबिलिटी मिली, पहले नहीं थी। और ये गांव ही मेरा देश है, तो मुझे गांव में जाके काम करना था। उन बच्चियों को सुविधाएं उपलब्ध करानी थी जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, उनको वो अवसर प्रदान करना था, उनको वो सपना दिखाना था जिसको वो पा सकते हैं। वो वहाँ पे जनगण मन गा नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था कभी। जितना मैं उनको दे सकता हूँ उतना मैंने वहाँ से अपना कार्य प्रारंभ करने का निश्चय लिया। कहीं से काम शुरू करना था और गांधी ने नमक की फैक्ट्री नहीं लगाई थी, एक मुट्ठी नमक उठाया था। मैंने भी वही करने की कोशिश करी है। जहाँ सुविधाओं का अभाव है, तो वो पहला गांव मेरे समक्ष ऐसा आया जिसमें लड़कियों की जनसंख्या सबसे कम थी। यह गांव बरहाना जो है, यहाँ बेटी को बोझ समझा जाता था। बेटी हो गई तो दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। माता पिता ने ये सोचा होता था कि बेटा होगा तो बेटे के लिए जो नाम सोच रखा होता था, सुनील, राकेश, रमेश, वही लड़की का रख देते हैं। बल्कि अभी तक भी होता है कि माफी मतलब माफ करो और बेटी नहीं दी। मेरा नाम काफी है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम माफी है और मैं यहाँ पे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करती हूँ। मुकाबला अगर करना है तो तुम्हें स्टेट लेवल पे करना है। नवीन सर ने हमें प्रैक्टिस करवाई और एक अच्छा रास्ता दिखाया जिससे एक अच्छे बॉक्सर बन सके। और मैं अब रोज प्रैक्टिस करती हूँ और एक दिन अच्छी बॉक्सर बनूंगी। मैं चाहता ये हूँ कि माफी को ही इतना बड़ा नाम बनाया जाए कि वो नाम लोग रखें अपने बच्चे का। बेटी बचाओ नहीं, बेटी को सशक्त बनाओ, तब उनकी वैल्यू बढ़ेगी। मैंने अदा चैरिटेबल ट्रस्ट 3.5 साल पहले रजिस्टर मतलब ऑफिशियली करवाई थी, अन्यथा मैं काम 15 साल से कर रहा हूँ। बच्चे हमारा फोकस है, तो हमारे पास ऑन ग्राउंड ये होता है कि यूनिफॉर्म एक्टिविटीज़ होती हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गर्म कपड़े बांटना, दवाइयाँ, मेडिकल कैंप, स्पॉन्सरशिप, स्कॉलरशिप। तो ये मेरा फोकस अधिक है गांव के अंदर। 25 ऊपर, हवा में 25, स्टाइल नहीं दिखाना, 25 चाहिए। मेरी इंस्पिरेशन मात्र एक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करते रहो, कर्म आपका अधिकार है। मेरा काम मेरे को मोटिवेट करता है, मुझे किसी और मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। आपने देखा नवीन जी कि आपके गांव में और हरियाणा ख़ास तौर से उस क्षेत्र में बेटियों के साथ जो एक मतभेद सा एक चल रहा है, वो उनके हालात कैसे थे? इतिहास से महिलाओं की संख्या कम रही है, इसीलिए स्वयंवर होते थे, क्योंकि लड़कियां कम होती थी तो लड़कों को लड़ना पड़ता था आपस में शादी करने के लिए। यह हमेशा से कम था, वर्तमान की समस्या नहीं है। अब इस समस्या को सुलझाने में हमें 100 साल लगेंगे अगर हम पूरा एफर्ट लगा दें। हम बोलते हैं
बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। मेरा सवाल है, व्हाई शी बिहाइंड, व्हाई शी नो हेयर? या हम उनको ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं कि यू आर बिहाइंड सो बी हैप्पी देयर? उन्हें हमारे साथ होना चाहिए, हमसे आगे होना चाहिए। तो ये समस्या हर जगह की है। हमारी बातों में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें कि बिना जाने अनजाने हम ये महिलाओं का तिरस्कार करते हैं या उनको अनादर करते हैं उनका। तो महिलाओं की क्या अवस्था है वहां पर और कैसा माहौल है अभी? देखिए, बाहर जाना, बाहर निकलना, एक्टिव हो पाना, यह मौका उनके पास नहीं है, यह अवसर उनके पास नहीं है। हम पुरानी फिल्में देखते थे, उसमें हमारे उस समय के हर समय का समाज दिखता है। तो एक नारी कह रही होती थी कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, तुम मेरे पति परमेश्वर हो, तुम्हारा बचा खुचा खाना मेरी नियति है। और हम बोलते थे कितनी अच्छी औरत है। अभी के वर्तमान में भी ये चीज़ है कि एक अच्छी नारी या अच्छी लड़की की परिभाषा क्या है, कि जो घर से बाहर नहीं जाती, जो चलती है तो इधर उधर नहीं देखती। तो हमें यह सोच, ये मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और यही गांव में है, यही शहर में, यही सब जगह है। मैं उस गांव में काम कर रहा हूँ, वो मेरा गांव है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं गांव को गोद ले सकूं, उन्होंने मुझे गोद ले रखा है। और मेरी तो इच्छा है कि अंत में मुझे उसी गांव के किसी कोने में दफन किया जाए, ताकि वहाँ कुछ फूल पौधे उग सकें और मैं उस गांव की मिट्टी में वापस मिल सकूं। राह है कठिन बड़ी परिस्थिति विरुद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है, ये युद्ध है। राह चलते मिट गई आस वो तू नहीं, कदम तले जो दब गई घास वो तू नहीं। समय से पहले बुझ गई प्यास वो तू नहीं, आंधी में बिछ गई कपास वो तू नहीं। विराट एक वृक्ष तू शक्ति से समृद्ध है, जीवन है ये युद्ध है, ये युद्ध है ये। बहुत ही महत्वपूर्ण सोच है आपकी नवीन जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपके साथ हम हैं और आपके मुख से ऐसी विचारधारा हमको सीखने को मिल रही है। देवियों और सज्जनों, जीवन की तरह इस खेल में भी नवीन जी का साथ देने के लिए इनकी जीवन साथी को अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। दीपा गोविकर, तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए उनका। ये मत कीजिए, आइए। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका धन्यवाद हमारे इस सर। कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप पतिदेव के साथ हाथ बटा रही हैं हाँ जी, इस योजना में, हाँ जी। जिसका नाम है ADAA। क्या करना पड़ता है दीपा जी? सर, ओवरऑल सारा काम करना पड़ता है। बच्चों से एक्टिविटीज़ प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, बच्चों के घर जाना, पेरेंट्स से बात करना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम मुझे लगता है, बच्चों की बातें सुनना। क्योंकि बच्चों के मन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो अपने पेरेंट्स से वो शेयर नहीं कर सकती, अपने फ्रेंड्स से शेयर नहीं करती। और तो बच्चों को ये नहीं होता है कि उनको कोई एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, बस उनके लिए होता है कि कोई उनकी बातें सुने। मैं उनके लिए वो एक फ्रेंड हूँ जो उनकी बातें सुनती है। जी जी, बहुत खूब। खेल के दौरान हम आपसे और भी बात करते रहेंगे नवीन जी। दीपा जी, आपके साथ आपके पिताश्री आए हैं, आपकी माताजी आई हुई हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। प्लीज वेलकम कर्नल गुलिया एंड हिज मदर निर्मला जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नवीन जी और दीपा जी, हम आपके साथ जो खेल के नियम हैं, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक धनालय खड़ा होगा। ये 15 प्रश्नों का धनालय है। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और ये बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारी जो चोटी का प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे घड़ीमान जी हैं, वो आपको देंगे 45 सेकेंड। ये इस तरह चलते रहे। और 5वें से 10वें प्रश्न तक उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकेंड। 10वें प्रश्न के बाद घड़ीमान जी शांत हो जाएंगे, आपके पास समय। आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइंस हैं यहाँ,
ऑडियंस पोल, ये देखिए यहाँ की जनता बहुत ही शिक्षित जनता होती है, इनसे आप अपना उत्तर पूछ सकती हैं। 50-50, 4 जो विकल्प आएंगे उनमें से 2 गलत मिट जाएंगे, 2 बाकी बचेंगे, उनमें से एक सही एक गलत होगा, आपको बताना होगा क्या सही है क्या गलत। फ्लिप द क्वेश्चन, ये एक और लाइफलाइन। यदि आपको जो आपके सामने प्रश्न आया वो पसंद ना हो या आपको लगे कि इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। और अंतिम लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट है और आज के जो विशेष भाग में हमारी अति विशेष एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं बहुत ही प्रसिद्ध एंकर और होस्ट ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी नमस्कार और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार। जिंदगी विद ऋचा नाम का एक टॉक शो होस्ट करती हैं और बहुत ही प्रचलित है वो। एक बार फिर आपका स्वागत ऋचा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नमस्कार सर। और नवीन जी और दीपा जी, आपसे यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोगों से मिलकर, क्योंकि आप जैसे समाज के सच्चे नायक ही वसुधैव कुटुंबकम की जो सोच है उसको सही मायने में जीते हैं। वाह, तो क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच ऋचा जी। तो ऋचा जी खेल के पूरे दौरान तक हमारे साथ रहेंगे, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न पूछ सकती हैं। ओके, तो आज जो आप धनराशि जीतेंगे वो मैं समझता हूं कि आपकी जो संस्था है अदा इसके लिए जाएगी। हाँ जी। कोई एक विशेष क्षेत्र है जहां पर जो भी जीतेंगे आज आप वहां जाएगी ये धनराशि? मेरे सामने बहुत पहले एक किस्सा आया था जिसमें रात को, सर्दियों की रात में दिल्ली में बहुत सर्दी, धुंध गिरती है, मैं बाज़ार से निकल रहा था और एक छोटी बच्ची 2 साल की रही होगी, वो आधे कपड़ों के साथ खड़ी हुई थी उस ठंड में, नंगे पैर और अर्धनग्न। तो उसको रोता हुआ देख के मैं तुरंत रुका और मैंने देखा कि ये किसके साथ है ये। तो तुरंत 2-4 बच्चे आए, उसको भीख मांगने के लिए लेके आए थे, वहाँ पे वो उठा के भाग गए और मैं उसकी मदद नहीं कर सका। मुझे वो दिन है जब मुझे लगा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, काम करना है। और वो बच्ची शायद उसको उन्होंने फिर कहीं छोड़ दिया होगा। तो उसकी ग्लानि को अपने दिल में लेकर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑर्फन होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि उसको आवश्यकता हो सकता है उसके रिश्तेदार अच्छे हों, बहुत सारे अन्य कारण हैं, घर में शोषण होता है, अलग जगह होता है, जो बच्चियाँ एक जगह सुरक्षित माहौल में रह के पढ़ सकें, स्पोर्ट्स कर सकें। तो वो जगह मैं बना रहा हूँ, वहाँ ईंटें डाल रहा हूँ और यहाँ से जो धनराशि मिलेगी उससे इन सर्दियों से पहले मैं उसको बनाना चाहता हूँ। वाह, बहुत खूब। नवीन जी और दीपा जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक हूटर बजता है जो खेल की समाप्ति की घोषणा करता है। जब वो हूटर बज जाएगा हमारा खेल समाप्त हो, तो हम लोग खेलेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये कर्मवीर कार्यक्रम। खेल की शुरुआत होगी पहले प्रश्न से जिसका मूल्य है 1000 रुपए। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस वाहन को आम बोलचाल की भाषा में फटफटिया के नाम से भी जाना जाता है? Which of these vehicles is colloquially known as फटफटिया? ऑप्शन सुनिए। ए ट्रेन, बी ट्रक, सी मोटरसाइकिल या डी कार? रेलगाड़ी, ट्रक, मोटरसाइकिल या कार? ये सी मोटरसाइकिल। तो लगा दिया जाए। हाँ जी। दीपा जी आप कुछ संकोच में थी कि शायद ना हो? नहीं सर, पक्का पक्का मालूम था? ओके, ऑलराइट। फटफटिया कह रहे हैं मोटरसाइकिल होना चाहिए। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए। तो फटफट आवाज आती है ना, वहीं से फटफटिया बना। हाँ जी। पता नहीं महाराष्ट्र में इसके ज्यादा प्रचलित नहीं है ये नाम। हरियाणा में बहुत था। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत है, फटफटिया बोलते हैं। एक आध बार हम यहाँ जा रहे थे, सड़क पे बोल दिया फटफटिया, तो कहा हमारा तो कुछ फटा नहीं है, कैसे बोल रहे हैं फटफटिया? वो कोई अलग ही समझते हैं वो। बहरहाल ओके, आगे बढ़ते हैं नवीन जी और दीपा जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल का मैदान या क्षेत्र आयताकार नहीं होता? Which of these sports field of play is not rectangular? ऑप्शन देखिए। ए गोल्फ, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल, डी टेनिस? ए गोल्फ। एक और। चोर अच्छा। ताला लगा दिया जाए। हाँ जी। गोल्फ ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका, 2000 जीत गया। गोल्फ में
खुले मैदान में खेला खुले जाता मैदान में है। होता है। बाकी बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस चौकोर होता है, रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर और इसका मूल्य है 3000 रुपए। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन सा फल लता पर उगता है? Which of these fruits grows on vines? A. Lemon, B. Pomegranate, C. Pear, or is it D. Watermelon? नींबू, अनार, नाशपाती, तरबूज। डी वाटरमेलन। डी वाटरमेलन ताला लगा दिया जाए। हाँ जी। डी वाटरमेलन, तरबूज, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ताली पहले से बज गई। 3000 रुपए जीत गए। तरबूज का जो पौधा होता है वो वार्षिक पौधा है जो गर्म क्लाइमेट में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसकी बेलें जमीन पर उगती हैं। ओके, सोशल मीडिया की बात कर रहे थे आप नवीन जी, और हमने सुना है कि आप दोनों की मुलाकात भी सोशल मीडिया के द्वारा ही हुई। ये कैसे हो गया? वैसे तो मैं मानता हूँ कि हमारी मुलाकात नियति के कारण हुई। वाह, क्या बात है। तो ये गोवा से हैं, मैं गुड़गांव से हूँ। ये गोवेकर हैं, मैं गुलिया हूँ। हमारे बर्थडेज और सब कुछ 7 तारीख को आते हैं। संयोग है, तो हमारा मिलना शायद नियति का ही। हाँ, हम दोनों डेस्टिनी में बिलीव करते हैं कि हमारा मिलना एक डेस्टिनी है, ये तो होना ही था। कैसे पता चला आपको जब आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं? सर ये ना बहुत अच्छी बातें करते हैं, तो इन्होंने मुझे बातों बातों में बता लिया था इनफैक्ट। उनको तब पता नहीं था कि मैं कवि शायर हूँ, मेरे शब्दों पे न जाया कीजिए। इनफैक्ट हाँ, गानों से, शायरी से उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। रात के 12 बजे ये मुझे विश्व की बातें, ब्रह्मांड की बातें, पैरेलल यूनिवर्स की बातें बनाते थे और मैं बैठ के ऐसे सुनती थी। तो मुझे लगता था कितना इंटेलिजेंट बंदा है। तो मैं उनको कह रही थी इस शो में तुम्हारा इंटेलिजेंस प्रूव होगा। मैं बस मिस्टर बच्चन से यहाँ पे मिलूंगी, इंटेलिजेंस तुम्हारा प्रूव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य 5000 रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर चौथा प्रश्न ये रहा, 2005 के आरटीआई अधिनियम, आरटीआई एक्ट में आई क्या है? What does the I stand for in the RTI Act of 2005? ऑप्शंस हैं आपके A इंस्टीट्यूशन, B इंफॉर्मेशन, C इंडिया या D इंक्रीमेंट। इंफॉर्मेशन। बी इंफॉर्मेशन। श्योर है? ताला लगाने लायक? B इंफॉर्मेशन पे ताला लगाया जाए। आप सही है बिल्कुल। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम। ये उत्तर तो आपने दिया। आप कह रहे थे कि वो देंगे सब कुछ। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप हिंदी में भी पढ़ेंगे। नवीन जी, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सा प्रश्न है। आपके माता पिता आपकी जोड़ी से सहमत थे? ये इरादा कि आप विवाह करना चाहते हैं? मैं माता पिता की बिल्कुल नहीं सुनता, तो इसलिए उनको आदत हो गई है मेरी, तो वो मेरे से अभी उम्मीद भी नहीं रखते कि मैं सुनूंगा। क्या ये सच कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। हमारी तो पुरानी सोच थी कि अपने ही लबेरिया में शादी होए, ये नहीं सोचा कि गोवा से लेकर आएगा। फिर अच्छा लगा कि भाई दोनों की जोड़ी है और इनकी माताजी को पहले पसंद आ गई, फिर मैंने भी कह दिया हाँ। ओके। और हमारी शादी में एक ही गेस्ट था, कैमरामैन। इसका ऑलराइट, ओके। नवीन जी, दीपा जी, आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। यह है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये सीन किस फिल्म से है? अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो दृश्य आप देखेंगे वीडियो में, ये कौन सी फिल्म से है। दिस इज अ सीन फ्रॉम विच फिल्म? कैन वी सी द वीडियो प्लीज? ओके, आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए, तनु वेड्स मनु, बी, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, सी, क्वीन या डी, कट्टी बट्टी।
तनु वेट्स मनु, हाँ तनु वेट्स मनु रिटर्न। लाइफलाइन है, अगर आपको संदेह हो रहा, हम लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइन कौन सी? ऑडियंस को। ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। दिस इज अ सीन फ्रॉम विच, सीन देखना चाहेंगे फिर से? हाँ, फिर से देखना चाहेंगे। कैन वी हैव द सीन अगेन प्लीज फॉर द ऑडियंस? देख लिया? ओके, 15 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है तनु वेज मनु रिटर्न्स। क्या किया जाए? बी। सर ऑडियंस के बी साथ। पता लगाइए, देखें नवीन जी सही है या नहीं। राइट आंसर, वेल प्लेड ऑडियंस। तनु वेज मनु रिटर्न्स, इसके डायरेक्टर थे आनंद एल राय। इस फिल्म में कंगना को 2 किरदार निभाती हैं, ये तनु तनुजा और दत्तो कुसुम माधवन मनु शर्मा का किरदार निभाते हैं। नवीन जी, यू वर ट्रेनिंग टू बी एन आर्मी ऑफिसर, आर्मी में आप भर्ती होना चाह रहे थे, और मैं ऐसा मानता हूं कि क्योंकि आपने देखा कि आपके पिताश्री भी फौज में हैं, तो शायद आपको लगा कि आपको फौज में भर्ती होना चाहिए, लेकिन वहां एक दुर्घटना हो गई आपके साथ। मैंने 4 साल ट्रेनिंग करी, 3 साल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में और 1 साल सैन्य अकादमी में, और उसके अंत में एक बाधा दौड़ होती है, इन्फेंट्री पैदल बाधा दौड़। तो मैं कैप्टन था टीम का। संयोगवश उस आखिरी दिन तीसरी ऑब्स्टेकल पे मुझे एक धक्का लगा और मैं गिर के मेरे गले की हड्डी टूट गई, जिससे पैरालिसिस हो गया कंप्लीट। तो क्योंकि बॉडी फील नहीं हो रही थी तो मुझे लग रहा था शायद मैं मर गया हूँ। आसमान दिखाई दे रहा था, लगा स्वर्ग कुछ ऐसा होता होगा, रास्ते में होऊंगा। लेकिन फिर डॉक्टर भाग के आए और उन्होंने मुझे वहाँ से लेके गए। और क्योंकि ये मुझे आखिरी दिन चोट लगी, अगर किसी और दिन लगती तो मैं ना बचता। वहाँ पे एक डॉक्टर और एम्बुलेंस खड़े हुए थे, जिसकी वजह से मैं बच गया। और मैं कमांडो बनना चाहता था, देश की रक्षा करना चाहता था, लेकिन मेरी लड़ाई शायद कहीं और लिखी थी, इसलिए नियति ने कहा कि वहाँ नहीं, यहाँ जाओ, और उस रास्ते पे मुझे निकाल दिया। 2 साल आप थे अस्पताल में जी, 2 साल। कैसे आपने अपने समय बिताया? मैं कठिनाइयों के लिए तैयारी कर रहा था। कमांडो बनने के लिए मैंने चूज़ किया था। पैरा जंपिंग, स्काई डाइविंग वो मैं कर चुका था, और लाइफ में चैलेंज के लिए मैं तैयार था। मुझे पता था कुछ हो सकता है। लेकिन जब ये चोट लगी और डॉक्टर्स ने कहा कि 3 दिन जीवित रहने का चांस भी कम है, तो मैं कभी भी हार की तरफ नहीं देखता, मैं हमेशा जीत की तरफ देखता हूँ। और अगर एक कदम भी मेरा होता है तो वो जीत की तरफ ही होता है। हार अपना ध्यान खुद रखे। फिर जब मैं हॉस्पिटल में था तो समय काटना, उस टाइम में टेलीविज़न या इंटरनेट या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जी। तो मैं अपने मन में जो लाइफ सपोर्ट डिवाइस होती है उसमें एक बीप बीप करके साउंड आ रहा था, मैं उस साउंड को काउंट करता था 1600 तक। और फिर वापस रिवर्स काउंट करता था। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता था, चेस खेलता था मन के अंदर। अपने बचपन से जवानी तक के जितने दिन थे उन सबको याद करता था कि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। अपना मतलब एक स्पिरिचुअलिटी के लिए एक तरह की तपस्या के रूप में लिया उसको। मेरे समक्ष चारों तरफ इंटेंसिव केयर यूनिट में ऐसे पेशेंट्स होते थे, ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज। उनमें से मेरे सामने मुझे नहीं याद कोई भी जीवित आईसीयू से बाहर गया हो। मैं पानी पीने के लिए मांगता था तो नर्स आके कहती थी कि 2 मिनट रखो, आपके साइड वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उसको पैक कर रहे हैं, उसके बाद आपको पानी दिया जाएगा। तो उस परिस्थिति में रह के मैंने ज़िंदगी को देखा है कठोर उससे। तो एक एक्सपीरियंस था 2 साल का, जिसको मैंने एक तपस्या के रूप में लिया। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जब नवीन का ये एक्सीडेंट हुआ तो आप लोगों पर क्या बीती और आपने क्या सोचा? चोट लगी तब आप जानते हैं कि एक माँ के लिए, फादर के लिए कितना बड़ा आघात होता है।
हम डाइनिंग टेबल पर बैठे ही थे, खाना सर्व नहीं किया था कि ये न्यूज़ आई और हम वहीं से चल पड़े। दिल्ली में आए हुए थे हम लोग, तो रात को कोई ऐसा साधन नहीं मिला कि हम देहरादून जा सकें। हम चांदनी चौक तक गए किसी तरह, किसी से लिफ्ट लेके, वहाँ से हमने जो पेपर न्यूज़पेपर्स लेके जाती है उस गाड़ी में हमने लिफ्ट लिया, पेपरों के ऊपर बैठ गए। हम सुबह 6 बजे तक इसके पास पहुँचे तो इसकी हालत देख के तो बुरा हाल था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी कि भाई अगर मैं टूट गई तो इस बच्चे का क्या होगा। मैं इसके सामने कभी भी हिम्मत नहीं कमज़ोर करी। तो मैं बाहर बैठ के चुपके से रो लिया करती थी। तो एक सिस्टर कोई कमज़ोर दिल की थी, उसने जाके इसको बताया कि तुम्हारी मदर ऐसे बाहर रोती हैं। इसने मुझे बुलाया, मम्मा चोट लगी मेरे हाथ में तो नहीं। मैंने सोचा शायद बच्चा है, हिम्मत छोड़ दी होगी, लेकिन फिर बोला मम्मा इसका इलाज भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, निकल जाएगा। तो ही सेड के नहीं मुझे जीना पड़ेगा, मैं मर भी नहीं सकता। तो मैं बहुत ही घबरा गई कि आज तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ गया। फिर इसने जो लास्ट सेंटेंस कहा ना, उससे मैं हैरान हो गई। ही सेड के जब मुझे जीना पड़ेगा तो मैं रो के क्यों जीऊँ, हंस के क्यों नहीं जीऊँ। जब मैंने ये समझौता कर लिया तो आप लोग क्यों नहीं करते। क्या बात है। एक बार फिर नवीन, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने बहुत ही हिम्मत दिखाई है। हम चाहते हैं कि खेल को आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न जो आएगा आपके सामने, यह है छठा प्रश्न, और अब उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1998-2001 के बीच भारतीय नौसेना अध्यक्ष रहे एडमिरल सुशील कुमार की पुस्तक ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में उनका संस्मरण है। ओके, ऑप्शंस देता हूं और ध्यान रहिएगा, जरा भी आपको संदेह हो प्लीज यूज योर लाइफ लाइन। ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी एच.डी. देवेगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका लॉक कर दिया जाए? हाँ जी। ए अटल बिहारी वाजपेयी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। 20,000 रुपए जीत गए आप। एडमिरल सुशील कुमार की यह पुस्तक 2019 में कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ पर यह प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में तत्कालीन प्रधानमंत्री के निर्णयों पर बात की गई है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नवीन जी और दीपा जी। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपके सामने ये रहा। हरियाणा के किस स्थान पर आप एक भारतीय प्रबंध संस्थान IIM पाएंगे? Where in Haryana would you find an Indian Institute of Management? A. पानीपत, B. गुरुग्राम, C. रोहतक या D. झज्जर? सी रोहतक। C. रोहतक। दीपा जी भी ऐसे ऐसे सर हिला रही हैं, सहमत है मुझे लगता है वो। क्या किया जाए? सर बिल्कुल लॉक कर दे? लॉक किया जाए। रोहतक C पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। Is the right answer, well played। 40,000 रुपए जीत गए आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIMs देश के प्रमुख बिजनेस स्कूल्स में से माने जाते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर, और यह है 80,000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान का प्रथम नाम गौतम बुद्ध के पुत्र का भी नाम था? Which former captain of the Indian cricket team shares his first name with the son of Gautam Buddha? और आपके ऑप्शंस हैं ये, A. गांगुली, B. तेंदुलकर, C. कुंबले या D. द्रविड़? आई थिंक इस राहुल द्रविड़। सचिन तो नहीं है, सौरव, अनिल, राहुल लग रहा है मुझे। राहुल ना? राहुल। डी राहुल। श्योर है? हाँ, डी द्रविड़। राहुल। डी द्रविड़। ताला लगाने लायक लगता है। दीपा जी बहुत क्रिकेट वगैरह खेलती हैं आप। क्या किया जाए? लॉक कर दें? डी द्रविड़ पे ताला लगाइए।
कैसे पता चला आपको ये होना चाहिए? सर यकीन था गौतम बुद्ध के, मतलब मैंने पढ़ा है बुद्ध के बारे में, तो मुझे ये था कि उनका नाम राहुल है, बेटे का नाम राहुल है, इतना श्योर थी मैं। सही जवाब दिया आपने, 80,000 जीत गए आप। राहुल द्रविड़। राहुल गौतम बुद्ध के बेटे का भी नाम है। राहुल शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। उपनिषदों में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है जहां इसका अर्थ बताया गया है दुखों पर विजय प्राप्त करने वाला। नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप अस्पताल में थे, फिर कैसे अपने आप ने अपने जीवन को फिर से संवारा, आगे बढ़ाया? बहुत कुछ करना पड़ता है अपने शरीर से, मन से। आपके माताजी ने कहा कि आपने कभी इस बात से न कभी अपने आप पर दोष डाला कि हाँ मेरे ही साथी हुआ। क्या क्या किया आपने कि आपका जीवन फिर से एक बार संवर जाए? देखिए, आजकल के युवाओं में और लोगों में ये भ्रांति है कि कोई गोली, कोई मंत्र, कुछ ऐसा मिलेगा जिससे अचानक वो मोटिवेटेड हो जाएंगे और ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमें अपना व्यक्तित्व बनाना पड़ता है एक प्रकार का, और यदि हमारा व्यक्तित्व वैसा है तो हम उसका सामना कर जाएंगे। और व्यक्तित्व बनाने में समय लगता है, सकारात्मक बातें बोलनी पड़ती हैं, सकारात्मक लोगों से मिलना पड़ता है, सकारात्मक जगहों पे जाना पड़ता है। कठिनाइयाँ ज़िंदगी का सार है। ये ज़िंदगी में कठिनाइयों के बिना हम कुछ नहीं पा सकते। कुछ समय के लिए आए हैं, 2 पैसे की ज़िंदगी है, चली जाएगी। डिस्पोजेबल कप है, इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन फेंक भी दें। मायूस हूँ तेरी दुनिया से ए खुदा, न मुझसे मुश्किलें बनाई तूने, और न कोई काबिल दुश्मन ही दिया मुझको। वाह, वो एटीट्यूड बना के रखना। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एटीट्यूड बहुत आवश्यक होता है। न जाने कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपसे और हमारे से भी मिलती जुलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ नवीन जी, हमारे जो कुली का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद अपने आप को वापस फिर से उजागर करना, ये बड़ा कठिन काम होता है। जब मैं आईसीयू में था तो पूरी रात लग जाती थी यहाँ से वहाँ चल कर जाने में, लेकिन ये उन्होंने कहा था मत करो कुछ। और नर्सेज वगैरह जब सो जाती थी रात को तो अकेले में लगा रहता था। एक एक इंच तय करने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, पर उसको छोड़ा नहीं। मैंने कहा यार आज रात को उधर पहुंचना है। इसी तरह जब अस्पताल से बाहर आ गए तो मैंने कहा चलो भाई शूटिंग वूटिंग शुरू करो। तो घर वालों ने कहा नहीं अभी इत्मीनान करो, अभी आपका शरीर ठीक नहीं है। तो फिर हमारे भाई साहब थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम जाना चाहते हो, हमको करके दिखाओ क्या क्या कर सकते हो, चल के दिखाओ। तो उनको चल के दिखाया। फिर उन्होंने कहा दौड़ के दिखाओ, तो दौड़ के दिखाया। उन्होंने कहा नाचना पड़ता है, नाच के दिखाओ। तो ये सब करना पड़ता है। तो मैं जब सब लोग सोते रहते थे तो रात जब निकल जाती थी तो अल सुबह जा करके उन्होंने कहा तुम किक विक कैसे मारोगे, फाइट वेट करना होगा तुमको। तो एक पेड़ था वहाँ, तो जा करके मैं ऐसे किक मारता था और जितनी दूर तक जाए वहाँ एक निशान लगाता था। फिर अगले दिन आकर के एक और मारता था थोड़ा सा ऊपर, फिर एक और निशान लगाया, फिर उससे थोड़ा ऊपर, फिर और। तो इस तरह धीरे धीरे अपने आप को हमने तय किया कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने भी अपने मन में इस तरह की सोच, इस तरह की भावनाओं को पैदा किया होगा ताकि आप अपने आप को एक बार फिर एक तरह से जीवित ही हो गए आप। मैं तो मानता हूँ, है कि नहीं? बहुत बहुत बधाई। आजकल के युवा ये कहते हैं कि हम, जैसे मेरे पास कई बार फोन आता है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मैं सुसाइडल फील कर रहा हूँ या कुछ और हुआ। मैं बोलता हूँ मर जाओ तुम। इतनी छोटी सी बात पे मरने के लिए तैयार बैठे हुए। मरना तो वैसे भी हो जाएगा। जीने पे ध्यान दो, जिंदगी पे ध्यान दो। ये सांस चल रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी रहे हैं, कितनी बहुमूल्य चीज है। जीने पे, मरना तो वैसे भी हो, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। क्या बताया आपके सोच के बारे में, बहुत खूब। आपने स्वयं एक गाड़ी बनाई अपने लिए और आपने शायद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 55 घंटे लगातार आपने अपनी ही बनाई हुई गाड़ी कहां से और कहां तक ले गए, बताइए। मेरा यह था कि कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, उसको साबित करना आवश्यक होता है। इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बोल देने से वो पॉसिबल नहीं होता, उसको पॉसिबल करने का एक तरीका होता है। वो तरीके का उदाहरण लोगों के सामने रखा जाए कि जिस बात को आप असंभव समझते हो वो की जा सकती है। तो नई दिल्ली से दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा मार्सेमेक, जिसका अर्थ होता है डेथ ट्रैप तिब्बतन भाषा में,
ये तकरीबन 18,000 फुट की ऊंचाई पर है। 18,632। जी। जहाँ पे सड़क भी नहीं है। तो मैं वहाँ तक, दिल्ली से वहाँ तक नॉन स्टॉप ड्राइव करके गया। गाड़ी कैसे ड्राइव किया आपने? नेसेसिटी इज़ दी मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ज़रूरत थी। अब लोग बोलते हैं कि गाड़ी है तो ड्राइवर के साथ चले आओ। भाई ड्राइवर के साथ लेके डेट के लिए थोड़ी जाऊँगा, खुद चलाऊँगा तभी तो जाऊँगा। जीने के लिए ड्राइव करना बहुत आवश्यक है जी। तो वो खुद करना। और हमारे हरियाणा में एक मुहावरा है, आपे मरे हरि दीख्या करें, अपने मरने से ईश्वर मिलता है। तो वो अपने आप ही इन्वेंट करना पड़ा, दुनिया के भरोसे नहीं रह सकते। वहाँ तो आज भी इंडिया में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बन रही जिसको डिसेबल कोई चला सके, तो खुद ही बनाना पड़ा। और मेरा जो डिज़ाइन है वो पूरी दुनिया में किसी भी देश में वो डिज़ाइन आपको नहीं मिलेगा। मेरी डिसेबिलिटी के साथ उतनी ड्राइव करने वाला मैं ही इकलौता व्यक्ति हूँ। हमारे पास एक वीडियो है उस गाड़ी की। कैन वी सी द वीडियो? ओके। इसका क्लच का अरेंजमेंट इस टाइप से दिया है कि एक ही लीवर पुल करेंगे तो ये अपना क्लच पूरा प्रेस हो जाएगा। क्लच प्रेस हो गया, देन गियर शिफ्ट किया हमने और क्लच को धीरे धीरे छोड़ देंगे तो ये अपना क्लच वाला फंक्शन और ये गियर वाला फंक्शन पूरा हो जाएगा। दूसरा, ब्रेक और एक्सीलेटर का अरेंजमेंट हमने लेफ्ट हैंड में दिया है कि इसको पुल करेंगे तो ये अपना एक्सीलेटर वर्क करेगा और इसको ही अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे तो ये अपना ब्रेक वाला फंक्शन पूरा होगा। स्टीयरिंग में ग्रिपिंग पावर नहीं होने की वजह से हमने एक नया डिजाइन किया, स्टीयरिंग नॉब। इसको सिंपली हाथ यहाँ डाल के इस हथेली से इसको रोक के रखना है और अपने को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीयरिंग को हम आराम से बिना ग्रिपिंग पावर के भी मूव कर पाएंगे। Whoa! सर ये साधारण काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। सर फर्स्ट डेट में इन्होंने मेरे गाड़ी को धक्का लगवाया था। डेट पे लेके गए थे, गाड़ी बंद हो गई बीच में तो मैं धक्का लगा रही थी। मेमोरी ऑफ द फर्स्ट डेट। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नवीन को चोट लगने से पहले इसने स्कूटर भी नहीं चलाया था। ये सब चीज चोट लगने के बाद सीखा है, गाड़ी चलाना, मॉडिफिकेशन का। सर ये बड़ा मुश्किल काम है और जिस तरह से डिजाइन किया है ताकि आप ग्रिप नहीं कर सकते तो ग्रिप करने के लिए स्टीयरिंग। कोई भी मेरी उंगली काम नहीं करती है लेकिन मैं 5 कंट्रोल्स को एक साथ कंट्रोल कर रहा हूँ तो करने से हर कार्य हो जाता है। सब हाथ से कार्य हो जाता है। बट 55 आवर्स नॉन स्टॉप इतनी ऊंचाई पर, अनबिलीवेबल नवीन जी, अनबिलीवेबल। वेल डन। ऑलराइट, आपको कष्ट नहीं होता है दीपा जी जब ये जाते हैं ऐसे एडवेंचर ट्रिप में? सर अभी शादी को 15 साल हो गए हैं तो अभी लगता है कि ओके घर से निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं शांति से बैठ सकती हूँ। ओके, अब आ रहा है नवा प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिस फिल्म से ये गाना लिया गया उसके संगीत निर्देशक कौन है? Who was the music director of this film in which this song is featured? अभी आपको हम एक गाना सुनाएंगे, आपको बताना पड़ेगा कि म्यूजिक डायरेक्टर का नाम क्या है। संगीत वगैरह में रुचि है कि नहीं? दीपा जी ऐसे देख रही हैं, न जाने किस तरह का प्रश्न आप मुझे दे रहे हैं। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर जी, देखें।
अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बी खयाम, सी कल्याण जी आनंद जी या डी ओपी नैयर। श्योर? शायद बी खयाम, लेकिन हालांकि ए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बी खयाम, सी कल्याण जी आनंद जी, डी ओपी नैयर। गाना मेरे फेवरेट्स में से है, लेकिन हाँ, रजिया सुल्तान मूवी का है, पर शायद खयाम क्या किया जाए? लॉक कर सकते हैं। कबीर महाशय, खयाम बी पे ताला लगाइए, देखें नवीन जी सही है या नहीं। क्यों लगा आपको ये होना चाहिए? मेरा फेवरेट सॉन्ग है और मेरे को जहाँ तक है यही मेरे माइंड। सही उत्तर दिया आपने, वेल प्लेड। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने, 1,60,000 रुपए जीत गए। वेल प्लेड। है दिली नादान, रजिया सुल्तान का गाना रजिया सुल्तान आप का सही गाना। कह रही थी। इसके निर्देशक थे कमाल अमरोही साहब, गायिका लता मंगेशकर जी, और इसमें काम किया था हेमा मालिनी जी ने, धर्मेंद्र जी ने, परवीन बाबी। खयाम साहब का 19 अगस्त 2019 को, जैसा कि आप जानते हैं, देहांत हो गया। उन्होंने कभी कभी, उमराव जान और नूरी जैसे फिल्मों में भी संगीत दिया। खयाम साहब बहुत ही अलग तरीके का इनका संगीत होता था, बहुत ही मधुर और बहुत ही नेक इंसान, बात करने में बहुत ही उन्होंने सहज। साइलेंस को भी म्यूजिक के फॉर्म में बिल्कुल सही यूज कहा, किया था। बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं नवीन जी और दीपा जी। ये है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बहुत होशियारी से खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इक्कीस मई को भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इनमें से किस नेता की हत्या हुई थी? 21st May is observed as Anti-Terrorism Day in India because of the assassination of which of these leaders on this day? A. Beyant Singh, B. Indira Gandhi, C. Vidyacharan Shukla या D. Rajiv Gandhi? शायद डी राजीव गांधी। श्योर है? हाँ। फाइनल उत्तर आपका? हाँ। डी राजीव गांधी कह रहे हैं। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सर वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। (1991) में इसी दिन राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। वेल प्लेड, इसे आप रख लीजिए। वेल डन सर। नवीन जी, हमने सुना है कि आप स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, यानी कोई चीज आपने छोड़ी नहीं है। नहीं नहीं, जीवन में क्यों छोड़ना। इसके स्कूबा डाइविंग कैसे करेंगे आप? बेसिक ग्रेविटी वही होती है कि अगर मैं इसके चेयर के साथ अंदर जाता हूँ, मैं स्विमिंग पहले भी करता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव स्विमिंग मैंने चोट लगने से पहले करी जी, तो इसलिए मुझे पता है कि वो टॉपल हो सकती है, ये हो सकती है। उसका वेट कंट्रोल करना कि उसका वेट सही जगह आए ताकि व्हीलचेयर सीधी रहे। और उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कान पे प्रेशर, एंग्जाइटी या कंट्रोल करना। मेरा सांस बहुत कम है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को, पर मैं दिमाग को ठंडा रखता हूँ तो फिर वही है कि बाकी सब चीज़ हो जाती है। और ये स्पेशल फोर्सेस की ही स्कूबा डाइविंग टीम है जिनके साथ मिलके ये चीज़ मैं कर पाया और ये चैलेंज उन्होंने भी लिया कि वो मेरे को इसके लिए तैयार करें। थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल लग रहा है, ऊपर आ जाएगा।
कैसे किया आपने? देखिए सर, ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो कोई उद्देश्य बनाते हैं, फिर सोचते हैं ये होगा कैसे, और फिर उनको सारे जवाब नहीं मिलते तो वो नहीं करते कि मेरे लिए अमिताभ बच्चन बनना असंभव है, वो ये समझते हैं। पर भाई जहाँ से वो शुरू हुए थे वहाँ से आप भी शुरू करो। तो अगर हम किसी निर्णय को लेते हैं वो देखने में पता लगेगा, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप उसका तरीका भी निकालना शुरू कर देंगे एक एक कदम करके। सचिन तेंदुलकर ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं 10,000 रन, अगली बॉल के बारे में देख रहे थे वो, तो वो एक एक बॉल करके वहाँ पहुँच गए। वैसे ही हम पहुँच गए कि एक एक करके हर चीज़ का तरीका हमने निकाल लिया कि ये ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे। और क्या बात है। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। समय की अब कोई पाबंदी नहीं है अगले प्रश्नों के लिए। तीनों लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं। हमारा ये जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, इसका द्वार खुल जाएगा। और नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे ऐसे बच्चों की मदद की है जो कि जिन्हें हम कह सकते हैं स्पेशली एबल्ड या दिव्यांग हैं। क्या करते हैं आप उनके लिए? देखिए, हमारे अगर 2 बच्चे अपने भी हों तो दोनों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। हम एक ही चीज़ दोनों के लिए नहीं कर सकते। तो हम एक सीमा में अपने आप को बांध के रखें कि हम इन्हीं ज़रूरतों की जो है उनको एड्रेस करेंगे, तो ये सही बात नहीं। बच्चा आपके पास आता है तो उसकी जो ज़रूरत हो उसके अनुसार आप उसकी मदद कीजिए। जैसे हमारे पास ये बच्चा सनी जब आया, छोटा था, उसका एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और एक पैर मुड़ा हुआ था, तो सिर्फ मात्र एक हाथ था उसका। ये पैदाइशी था या किसी हादसे की? पैदाइशी जन्म से था। मैं सन्नी सुलोदिया गुड़गांव के भांगरोला गांव का निवासी हूं। जब मैं हुआ था तो बाय बर्थ ही मुझे राइट आर्म और लेग में कॉन्जेनिटल डेफिशिएंसी थी। तो इतना खुश बच्चा था कि मैं जानता था ये सफल होगा, तो मैंने सिर्फ उसको टाइम पे कभी कंप्यूटर, लैपटॉप, वो क्लास में हमेशा 9.7 CGPA लेके फर्स्ट आया। अभी ग्रेजुएशन कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, और वो आगे ज़िंदगी में बहुत अच्छा करेगा। जब मैं 10 साल का था तब तक मैं घर में ही रहता था। मैंने 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। जब मेरे पास प्रोस्थेटिक नहीं था तो मैं काफ़ी कन्फाइंड था घर के स्पेस तक ही, तो मेरे को क्रॉल करके ही चल पाता था मैं। तो मैं प्रोस्थेटिक के लिए नवीन अंकल से मिला और उन्होंने मुझे सजेस्ट किए जर्मनी के प्रोस्थेटिक्स, और उन्होंने मेरे को जर्मनी के प्रोस्थेटिक्स दिलाए। पहले की लाइफ बहुत ही कन्फाइंड थी और अभी काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अराउंड 100%। बरहाना में जितने भी लोग हैं सब प्रत्याशी हैं कि आप कहीं ना कहीं आकर के उनकी मदद करेंगे। आप सबके आप ध्यान रखते हैं सब, और आपकी मदद जो है वो पहुंचती है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ मैं इसी की मदद करूंगा इस टाइप की। बच्चे की ज़रूरत कुछ भी हो सकती है। और जैसे एक बच्चियों का 3 बहनें थी, उनके पिता एक मर्डर में एक्यूज्ड थे और वो भाग गए थे, तो गांव वालों ने बदला लेने के लिए उनकी माता को भी उनका बता दिया कि भाई पिता के साथ ये भी थी, और माता को जेल में डलवा दिया क्योंकि वो तो भाग गए थे। फिर उन बच्चियों ने ट्यूशन लेके अपनी क्लास चलाने की कोशिश करी कि अपना गुजारा हो जाए, तो गांव वालों ने उनको बहिष्कार कर दिया कि भाई इनके घर कोई अपने बच्चे नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए। तो तब मैं गया वहाँ पे, क्योंकि इसमें एक रिस्क रहता है, रिस्क फैक्टर की आपको वो उठाना पड़ता है कि भाई कोई उनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन मैं जाके खड़ा हुआ कि भाई आप करो। और जैसे उस बच्ची की मदद की, जो सबसे बड़ी बहन थी वो अभी हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, तो ट्रेनिंग का अपना पढ़ाई करके और वो अभी कांस्टेबल कर पाई, और अपनी बाकी दोनों बहनों का भी समर्थन वो कर पाई। सारा प्रोसेस आपके हाथों द्वारा सब हुआ नवीन जी? मैं 2 पैसे का इंसान, जो जहाँ मेरे हाथ में आता है, जो बस में होता है, उतना मैं कर देता हूँ। मैं ईश्वर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा कोई ईश्वर नहीं। मैं इंसान हूँ, मैं इंसान का काम उतना अदा कर रहा हूँ, बस यही मेरा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं अब खेल में नवीन जी। अगला प्रश्न जो है ये है 6,40,000 का। 3 लाइफलाइन है आपके पास, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
2015 में पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी करने वाला भारत का पहला स्थान कौन सा बना? Which place became the first in India to host a paragliding World Cup in the year 2015? और आपके ऑप्शन है ये: ए बीर बिलिंग, बी मनाली, सी नैनीताल या डी कामशेत। इन सब जगह पे पैरासेलिंग होती तो है, लेकिन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? आपके पास लाइफलाइन है, 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आस्क द एक्सपर्ट है। तीनों में से किसी का उपयोग कर सकते हैं आप। लाइफलाइन ले लो। आई थिंक मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। कबीर महाशय, नवीन जी, दीपा जी, इस प्रश्न को बदलना चाहते हैं। फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है इसे अंकित किया जाए। तो हम इस प्रश्न को हटा देंगे और एक नया प्रश्न आएगा, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए आप। बीर बिलिंग के शायद बारे बीर में। बिलिंग। ऑलराइट, ए बीर बिलिंग। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। अरे मान्यवर, अगर आप खेल जाते तो ये सही उत्तर होता। दिस वॉज द राइट आंसर। अक्टूबर 2015 में भारत ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी की थी। बीड़ बिलिंग विश्व के मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट्स में से एक है। ऑलराइट, अब आपने कहा था कि आप अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे और इस प्रश्न को हटा दें। तो लगभग 11 ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर हम प्रश्न डाल सकते हैं, और उनकी सूची यहां पर है। ये देखिए, 11 विषय हैं और आपने किसी एक विषय को चुना था, और वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कबीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और नया प्रश्न पेश किया जाए। – 1830 के दशक में किसने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था? Who invented the electric telegraph in the 1830s? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ए अलेक्जेंडर बेल, बी कार्ल जंस्की, सी थॉमस एडिसन या डी सैमुअल मॉर्स। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन। कार्ल यान्स्की, था। अलेक्जेंडर बेल, थॉमस एडिसन, सैमुअल मॉर्स। टेलीग्राफ। समय की कोई पाबंदी नहीं है। मॉर्स कोड शायद। तो लाइफलाइन है आपके मॉर्स पास। का मॉर्स कोड आता है। मॉर्स कोड, सैमुअल मॉर्स। मॉर्स। लेकिन टेलीग्राफ जैन्स्की या सैमुअल मॉर्स में से एक हो सकता है। आई थिंक इट इज मॉर्स लग रहा है मुझे। मॉर्स कोड उसी में यूज होता है। हाँ, टेलीग्राफ में यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज तो है, वो इलेक्ट्रिकल। कष्ट हो रहा हो तो 2 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आस्क द एक्सपर्ट 50-50, लेकिन अगर आप श्योर हैं तो आप 50-50 लाइफलाइन 50-50 करेंगे। ऑलराइट, कबीर महाशय, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50, इसे अंकित किया जाए। और जैसा कि आपको मालूम है, 2 गलत जो ऑप्शंस हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। मॉर्स बचा है सी थॉमस एडिसन, डी सैमुअल मॉर्स। अब आपको उत्तर बताना होगा, एक सही एक गलत। सैमुअल मॉर्स, डी। फाइनल उत्तर ताला लगा दें। कबीर महाशय, प्लीज लॉक सैमुअल मॉर्स, डी। जीत गए आप 6,40,000 रुपए। वेल डन। सैमुअल मॉर्स एक अमेरिकी चित्रकार और आविष्कारक थे जिन्होंने एक इलेक्ट्रिक सिंगल वायर टेलीग्राफ सिस्टम डेवलप किया, और मॉर्स कोड जो है वो वहीं से निकला। 6,40,000 जीत लिया आपने। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, और केवल एक लाइफलाइन बची, उसका इस्तेमाल बहुत ही होशियारी से कीजिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ब्रिटिश हुकूमत के कैद में रहने के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था? Which freedom fighter gave his name as Ram Mohammad Singh Azad while in British custody? Option सुनिए. A. भगत सिंह. B. उधम सिंह. C. चंद्रशेखर आजाद या D. सुखदेव. आई थिंक सी चंद्रशेखर आजाद। एक लाइफलाइन आस्ते एक्सपर्ट अभी भी बची हुई है। आई थिंक सी चंद्रशेखर आजाद। ये कहा गया था, ये मुझे अवश्य से याद है शब्द, क्योंकि आजाद में ही आ रहा है, लेकिन आजाद उनका। देखिए, सही जवाब आपको देंगे 12.50, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 3.20 पर। लाइफलाइन ले लेते हैं। आस्ते एक्सपर्ट। हम लाइफलाइन लेते हैं। लेंगे लाइफलाइन? अवश्य। आखिरी लाइफलाइन है आपकी, आज से एक्सपर्ट कबीर महाशय, इसे अंकित किया जाए। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। थोड़ा समय लगा लेकिन अंत में आपकी बारी आ ही गई। ऋचा जी, आपने प्रश्न तो सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा। ब्रिटिश हुकूमत के कैद में रहने के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी ने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद बताया था? ए. भगत सिंह, बी. उधम सिंह, सी. चंद्रशेखर आजाद या डी. सुखदेव? नवीन जी, सही जवाब है उधम सिंह। जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेने के लिए उन्होंने जब डायर की हत्या की थी और जब उनको कन्विक्ट किया गया था तो उन्होंने ये नाम इस्तेमाल किया था। 3 धर्म इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उधम सिंह इज द राइट आंसर, बी। बिल्कुल, हमने अपना तुरुफ का इक्का आखिरी के लिए बचा रखा था तो आखिरी में प्रयोग किया हमने उनका। क्या करेंगे, ऋचा जी के साथ जाएंगे आप? हम उनके साथ जाएंगे। ऑलराइट, वो कह रहे हैं उधम सिंह, क्या किया जाए? लॉक कर दिया जाए। ऑलराइट, कबीर महाशय उधम सिंह बी पे ताला लगाया जाए। ऋचा जी, आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद। उधम सिंह ने अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सर माइकल ओ'ड्वायर की हत्या कर दी। उन्होंने पंजाब के 3 प्रमुख धर्म को दर्शाने के लिए राम मोहम्मद सिंह आजाद नाम का इस्तेमाल किया। उन्हें 31 जुलाई 1940 को इंग्लैंड में फांसी दी गई थी। माइकल ओ'ड्वायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जबकि रेजिनल्ड डायर ने फायरिंग ऑर्डर किया था। आप ड्वायर बोल रही थी या डायर बोल रही थी? एक्चुअली इट इज ड्वायर, ऋचा जी। हाँ, कभी कभी हम लोग भी बन जाते हैं एक्सपर्ट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हुटर बच गया। आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप जीत गए हैं 12,50,000 रुपए। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये आपकी जो जीती हुई रकम है हम डिजिटली ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर अदा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो आपका ट्रस्ट है, वहाँ नाम आ गया उसका ट्रांसफर। 12,50,000 रुपए इसे कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया। वेल प्लेड सर, बहुत बहुत बधाई आपको नवीन जी और दीपा जी। कर्नल साहब, निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जाने से पहले नवीन जी, एक चीज अपनी तरफ से, अपने मन से कोई बात बताना चाहें हमारे दर्शकों के लिए। लोग कहते हैं कि समाज सेवा करके या दूसरों को देके समाज सेवा करके उनको खुशी मिलती है। मुझे समाज सेवा करके क्रोध आता है कि क्यों इस नवीन गुलिया को उन बच्चों के लिए काम करने की आवश्यकता पड़ रही, उनके लिए वो मांगने की आवश्यकता पड़ रही है कि वो बच्चा है जिससे भीख मंगवाई जा रही है, वो बच्ची है जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, सुविधाओं का अभाव। इस समाज में ऐसा क्यों है कि मुझे ये काम करके और उस काम के लिए ख्याति भी पानी है, मतलब मेरे काम का हिस्सा है कि मुझे ख्याति पानी है ताकि मैं काम और कर सकूं। तो मुझे ग्लानि फील होती है, अपने पे बुरा लगता है कि क्या बच्चे की मदद करना भी कोई ऐसा काम है जिसका मैं बखान करूं? इस समाज में इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी प्राचीन सभ्यता पे नाज है,
ऐसा न हो कल को हमारे बच्चों को हमारी बनाई सभ्यता पे लज्जा आए। हमें एक बेहतर समाज बनाना, यह मेरा संदेश। बहुत खूब सर, बहुत अच्छी बात है। कर्नल साहब, हम चाहेंगे कि आप आए और हमारे लिए एक फोटो खींच कर दें। आइए सर। You'll keep sitting. Keep sitting. No, keep. Yes, I'll stand here. Done? All right. Thank you so much. Thank you, sir. देखिए सज्जनों, नवीन गुलिया जी, इनके नेक काम की सराहना करते हुए केबीसी की तरफ से मैं उन्हें एक उपाधि चिन्ह भेंट करना चाहूंगा। देखिए सज्जनों, हम सभी ने अपने जीवन में आई परेशानियों और चुनौतियों से त्रस्त होकर कम से कम एक बार तो ये जरूर कहा होगा, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यदि अगली बार ये ख्याल मन में आए तो नवीन गुलिया जी को जरूर याद कीजिएगा और ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिएगा कि वो हमें हर वक्त नवीन गुलिया जी जैसा विश्वास और हिम्मत दें, ताकि जिंदगी की परेशानियों और चुनौतियों का सामना हम इन्हीं की तरह हंसते मुस्कुराते हुए करते रहें। इन्हीं विचारों के साथ आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। Thank you so much, audience. Thank you very much.